30 अक्टूबर 1969 9 पीएम लेक हरमन रोड पर वल्लेजो, कैलिफोर्निया। उस रात जब ज़ोडियाक किलर उभरा, एक युवा जोड़ा डेविड फराडे और बेटी लू जेनसन अपने कार में पार्क किए हुए थे, जो अपने वरिष्ठ प्रोम डेट की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उन्हें एक गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाईं। ध्वनि अभी भी धुंधली रात में धातु और मांस को छेदती है। वह रात जो इतनी जादुई होने वाली थी, एक सपना बन गई थी। हम यहाँ खड़े हैं उस भाग्यशाली रात पर। हम एक अंधेरी हाईवे देखते हैं, जिसमें दूर से एक कार की ध्वनि सुनाई देती है। हवा में गैसोलीन की गंध और दूर से खून की सुगंध है। युवा जोड़े की गाड़ी अब एक ट्विस्टेड मेटल व्रेक में बदल गई है, जिसमें तोड़े हुए ग्लास और दुर्घटना के अवशेष फैले हुए हैं। एक पैरों की पगडंडी गाड़ी से दूर जाती है, अंधेरे रात में। एकमात्र ध्वनि वृक्षों से हवा की ध्वनि है, एक भयानक याद दिलाती है कि क्या हुआ है। गोलीबारी करने वाला, बाद में ज़ोडियाक किलर के रूप में जाना जाने वाला, एक लंबा पतला आदमी था, जिसकी एक विशिष्ट आवाज और एक ट्विस्टेड मुस्कान थी। वह एक नीले हुड में था, एक काले और सफेद चेक्ड शर्ट में। एक रात में आतंक का एक वास्तविक चित्र था। उनकी आंखें एक संदिग्ध इरादे से चमकती थीं जब वे जोड़े पर गोलियां चलाते थे। उनका गोला, एक 9 मिमी हैंडगन, ने गोलियों को चलाने के लिए एक विशिष्ट ध्वनि बनाई। उनके पैर तेजी से चलते थे जब वे दृश्य से भाग गए, अंधेरे में गायब हो गए। गवाह बताते हैं कि उन्होंने गोलीबारी की ध्वनि सुनी और देखा कि एक आदमी दृश्य से भाग रहा है। वे याद करते हैं कि उन्होंने सुनी कि गोलीबारी करने वाले की गाड़ी के टायर स्क्रीच की ध्वनि की गई थी जब वह दृश्य से भाग गया था। कुछ लोगों ने देखा कि एक आदमी नीले हुड में एक काले और सफेद चेक्ड शर्ट में दूरी पर दौड़ रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने गोलीबारी करने वाले का चेहरा देखा है, जबकि अन्य लोगों ने याद किया है कि उन्होंने उसकी आवाज सुनी है जब उसने पुलिस को ताना मारा। दृश्य एक भयानक और पैनिक का एक दृश्य था, जब गवाह मदद के लिए चिल्लाए। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। यह आपको हमारे नवीनतम एपिसोड और जांचों पर अपडेट रहने का सबसे अच्छा तरीका है। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, जो उस भाग्यशाली रात के घटनाओं के साथ शुरू होती है। ज़ोडियाक किलर, एक आदमी जो अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, ने एक ट्विस्टेड खेल खेला जो उसे पसंद था। वह पुलिस को कोड की पत्र और संदेश भेजता था और उन्हें उनके अपराधों से ताना मारता था। वह एक आदमी था जिसकी एक अंधेरी और ट्विस्टेड कल्पना थी, जो दूसरों में डर पैदा करने में आनंद लेता था। जब हम ज़ोडियाक किलर के अपराधों में गहराई से जाते हैं, तो हम एक जालबंदी और हिंसा की एक जालसाजी का पता लगाएंगे जो आपको सांस लेने में असमर्थ कर देगा। हम अपराधी द्वारा छोड़े गए संकेतों के पीछे की पगडंडी का पालन करेंगे, क्रिप्टिक पत्रों से लेकर घृणित हत्याओं तक। हम पीड़ितों, उनके परिवारों और जांच में लगे डिटेक्टिव्स से मिलेंगे, और हम अपराधी की पहचान को इंगित करने वाले सबूतों का मूल्यांकन करेंगे, एक रहस्य जो पुलिस के लिए दशकों से भटक रहा है। ज़ोडियाक किलर के अपराध एक मनुष्य के अंधेरे पक्ष की एक रोमांचक और भयानक झलक हैं। हमारी मुख्य व्यक्ति इस मामले में आर्थर ली एलन है, एक 39 वर्षीय कैलिफोर्निया के बर्कले से ताल्लुक रखते हैं। वह सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में पले बढ़े और एक सामान्य जीवन जीते थे। एलन एक स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में एक सफाईकर्मी के रूप में काम करते थे और कुछ करीबी संबंधों के अलावा कोई विशेष संबंध नहीं थे। जिन लोगों ने उन्हें जाना,
उन्होंने उन्हें शांत, सुरक्षित और थोड़ा अजीब बताया। उन्हें हथियारों और जादूटोने में अधिक रुचि होने की प्रतिष्ठा थी। एलन का दैनिक जीवन अनावश्यक लग रहा था, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि वह हाल ही में तलाकशुदा थे और उनके परिवार के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। उन्होंने बताया कि उन्हें छोटे लड़कों में रुचि थी, जो बाद में जांच में महत्वपूर्ण साबित हुआ। उनकी नौकरी के रूप में सफाई कर्मी ने उन्हें स्कूलों में गुमनामी में घूमने और अक्सर अनजाने में जाने की अनुमति दी। उस समय किसी ने भी उन पर गंभीर आरोप नहीं लगाए और उन्होंने अपने समुदाय के पृष्ठभूमि में मिल गए। उनके सहयोगियों ने उन्हें एक शांत, दोस्ताना व्यक्ति के रूप में देखा जो अपने आप को अलग रखते थे। एलन की लोकप्रियता उनके शांत और संगठित बाहरी होने से आई, जो वास्तविकता के एक अंधेरे पक्ष को छुपाता था। वह एक महान चालाक थे जिन्होंने लोगों को अपने फैसेड से दूर रखने का तरीका जानते थे, जिससे उन्हें उनकी पृष्ठभूमि को देखने में मुश्किल हो गई। जिन लोगों ने उन्हें अच्छी तरह से जाना, उन्होंने बताया कि वह अक्सर अजीब व्यवहार करते थे, खुद से बात करते थे या कुछ विशिष्ट विषयों पर फिक्स हो जाते थे। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि एलन ने इतने लंबे समय तक अपने समुदाय में गुमनामी में जाने में सक्षम रहे। जब हम एलन के जीवन के संबंधों का विश्लेषण करते हैं, तो यह ध्यान देने योग्य है कि उन्होंने केवल कुछ चुनिंदा लोगों का विश्वास किया। उनका सबसे करीबी दोस्त माइकल मेजियू शायद इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। मेजियू बाद में जांच में एक महत्वपूर्ण गवाह बन गया और बाद में एलन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी साझा करने के लिए आगे आए। जब हम एलन के जीवन के महीनों का विश्लेषण करते हैं जो घटना से पहले हुए, तो यह स्पष्ट है कि कुछ उन्हें परेशान कर रहा था। उनका व्यवहार बढ़ते हुए असामान्य हो गया और उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार से दूरी बना ली। प्रश्न यह है कि क्या कारक उन्हें किनारे से धकेल गया। 20 दिसंबर 1968 की रात कैलिफोर्निया के वैलेजो में एक ठंडी सर्दियों की रात थी। जैसे ही सूरज काफी पहले शाम हो गई थी, एक फीकी चांदनी की रोशनी के साथ शांति का माहौल था। तापमान लगभग 48 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था, जो उत्तरी कैलिफोर्निया के लोगों के लिए गर्मियों के तापमान से एक स्वागत योग्य परिवर्तन था। लगभग 9:45 बजे सड़कें लोगों के घर वापस जाने के बाद भीड़ से भर गई थीं, जिन्होंने अपने दिन के काम के बाद कुछ भी अनजाने में किया था। यह वैलेजो में एक आम शुक्रवार शाम थी, जिसमें कोई भी संकेत नहीं था कि एक दुष्ट व्यक्ति अंधेरे में छुपा हुआ था। इसी समय 19 वर्षीय डेविड फाराडे और उनकी 16 वर्षीय प्रेमिका बेटी लू जेनसेन वैलेजो के एक उच्च विद्यालय के मेले के लिए अपने रास्ते पर थीं। जब डेविड ने अपने चेवोलेट बेल एयर को शांत पड़ोसी सड़कों के माध्यम से नेविगेट किया, तो वह और बेटी लू हंसते और मजाक करते हुए थे, आने वाली रात के लिए उत्साहित थे। उन्होंने एक सुनसान स्थान के पास एक झील के पास पार्क करने का इरादा किया था, जहां वह एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। डेविड ने बेटी लू को मेले के लिए ले जाने का वादा किया था, लेकिन कुछ कारण से वह एक दूरी पर जाने का फैसला किया। यह वह बिंदु था जहां उनकी जिंदगी एक तेजी से बदल गई, एक जो इतिहास के पाठ को हमेशा के लिए बदल देगी। जब उन्होंने एक मिट्टी की सड़क पर मुड़ा, तो उनके चेवोलेट के टायरों ने चीखा, लेकिन उनके भाग्य को बदलने के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी। चेवोलेट बेल एयर ने मिट्टी की सड़क पर क्रैश किया, जिससे पत्थर और अवशेष सभी दिशाओं में उड़ गए। एक सेकंड में एक कार ने अंधेरे से निकलकर डेविड के रास्ते काट दिया, और जो हुआ वह कुछ भी नहीं था जिसे बदला जा सकता था। बेटी लू के चीखने की आवाज को स्क्रीचिंग टायरों की आवाज ने दबा दिया, जब चेवोलेट ने नियंत्रण से बाहर हो गया। जब धूल जम गई, तो डेविड फाराडे ने बेटी लू के साथ मोशनलेस पड़ा था,
जिसे सिर के पीछे गोली मारी गई थी। यह एक दृश्य था जो जांचकर्ताओं के लिए कई वर्षों तक यादगार रहा। इस भयानक अपराध का सबसे चौंकाने वाला विवरण यह था कि हत्यारे ने बेटी लू को सिर के पीछे गोली मारी थी, लेकिन उन्होंने उसकी पोशाक भी हटा दी थी, जिससे वह नग्न और पिटाई की हुई थी। यह हिंसक कार्य समुदाय में दहशत फैला दिया और मीडिया ने इस कहानी को जल्दी से पकड़ लिया। बेटी लू की तस्वीर, जो एक किशोर थी जिसके सामने जीवन की सारी संभावनाएं थीं, ने अखबारों के सामने एक ग्राफिक तस्वीर बनाई जो देश भर में फैल गई। यह विचित्र तस्वीर ज़ोडियाक किलर की हिंसकता का एक प्रतीक बन गई, जो लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। ज़ोडियाक किलर का आतंकवादी शासन शुरू हो गया था और देश एक हड़बड़ी और भय के साथ छोड़ दिया गया था। पुलिस ने ज़ोडियाक किलर के खिलाफ अपनी पहली प्रतिक्रिया कैसे दी थी, आइए देखें। उन्हें शुरुआत में पत्रों और क्रिप्टिक कोडों की संख्या से परेशान किया गया था जो उन्हें किलर ने भेजा था। पहले कुछ पत्रों को धोखाधड़ी के रूप में खारिज कर दिया गया था, लेकिन पुलिस को जब एक श्रृंखला में घृणित हत्याएं हुईं, तो उन्हें फिर से मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया गया। मृतकों की उम्र 20 के दशक की थी, जो युवा जोड़ों थे जिन्हें बर्बर तरीके से मार दिया गया था। जब पुलिस ने बिंदु जोड़े, तो किलर ने पहले से ही कई पत्र और कोड भेज दिए थे जिसमें जिम्मेदारी का दावा किया गया था। एक महत्वपूर्ण सबूत जिसने सब कुछ बदल दिया, वह था एक साइफर जिसे सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था। अखबार ने कोड का एक संस्करण प्रकाशित किया और कई पाठकों ने इसका व्याख्या करने की कोशिश की। साइफर एक राष्ट्रीय रुचि का विषय बन गया, जिसमें देश भर के क्रिप्टोग्राफर और कोड ब्रेकर्स ने इसका अर्थ निकालने की कोशिश की। कोड को अंततः क्रैक किया गया, जिसमें किलर की एक भयानक संदेश का खुलासा हुआ। डिकोड किया गया संदेश पढ़ता है, मुझे लोगों की हत्या करना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है। यह जंगली जानवरों को मारने से अधिक मजेदार है क्योंकि मानव सबसे खतरनाक जानवर है। मुख्य प्रत्याशी इस मामले में एक संख्या थे जिन्हें पुलिस ने संभावित नेताओं के रूप में पहचाना था। एक प्रमुख प्रत्याशी आर्थर ली एलन था, जो मृतकों के साथ संबंध रखने वाले थे और गवाहों की गवाही पर आधारित प्रमुख प्रत्याशी थे। एक अन्य प्रमुख प्रत्याशी रिचर्ड गायकोस्की थे, जो एक मृतक के दोस्त थे। एक आदमी ने भी नाम रॉस सुलिवन को भी जांच की गई थी, जो अपने मानसिक बीमारी के इतिहास के कारण पिछले में जांच किया गया था। इन सभी लोगों की जांच की गई, लेकिन किसी को भी अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। इस मामले का लाल बत्ती एक लीड था जो एक आदमी नाम जैक टारेंस पर था, जिसे एक पूर्व पुलिस डिटेक्टिव ने प्रत्याशी के रूप में पहचाना था। डिटेक्टिव ने यह सोचकर कि टारेंस को हत्यारा माना था कि उन्हें पहले से ही जांच की गई थी। इसके बावजूद टारेंस को अपराधों से कोई सीधा सबूत नहीं मिला। पुलिस ने महीनों तक इस लीड पर काम किया। टारेंस की जांच एक बड़ा विचलन था और यह संभव है कि यह अधिक संभावित लीड पर समय और संसाधनों को बर्बाद कर दिया था। अंत में टारेंस को इस मामले से किसी भी तरह की भागीदारी से मुक्त कर दिया गया था। ज़ोडियाक किलर के मिस्ट्री को हल करने वे ट्विस्ट या आवश्यकता, ये एक बॉम्बशेल था जो 2018 में आया जब एक परिवार ने क्लेम किया कि वे ज़ोडियाक किलर के मिस्ट्री को हल कर चुके हैं। उन्होंने इसका नाम आर्थर ले एलन का दिया, लेकिन ये एक कैच है। ये मैन 20 साल से मृत हुआ था और उनके परिवार ने क्लेम किया कि ज़ोडियाक किलर असली में उनके बीच का भाई रेमंड